जय हिंद। आज हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। ठीक है, बंगाल के गवर्नर के बारे में और भारत के गवर्नर के बारे में, कैसे ये स्टार्टिंग पीरियड था, कैसे ये बना था। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो ये वाला जो एरिया हुआ करता था ना, ये वाला एरिया, ये मेरा भारत है। भारत के बंगाल वाला जो एरिया हुआ करता था, ये बहुत ही ज़्यादा समृद्धशाली और प्रसिद्ध था। ठीक है, किसके लिए? तो व्यापार के लिए, कंपनी खोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, जैसे कि यहाँ से बिहार के तुलना में मुंबई जाएंगे आप तो कैसे समृद्धशाली शहर है। ठीक है, बिहार की तुलना में अगर दिल्ली जाएंगे तो किसी समृद्धशाली शहर है। ठीक है, वहाँ व्यापार अच्छा से चलेगा, चाहे आप चाय की दुकान खोलिए, चाहे आप कुछ चीज़ का दुकान खोलिए, तो वहाँ समृद्धशाली है, वहाँ लोग आन जान ज़्यादा हुआ करता था। तो उसी प्रकार बंगाल वाला जो एरिया था ना, वहाँ पर जो है समृद्धशाली के रूप में जाना जाता था। तो वहाँ जो है अंग्रेज आया और मुख्य रूप से व्यापार करने के पर्पज से आया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो है उसके मन में ये सब भावना पड़ने लगा कि अब जो है यहाँ व्यापार नहीं, यहाँ भारत पे शासन करने का प्रयास करिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना बंगाल वाला एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और समृद्धशाली है। यहाँ अगर व्यापार करते हैं हम, यहाँ अगर शासन करते हैं हम, तो आगे जाके हो सकता है कि भारत पे शासन करते हुए हम पूरा समृद्धशाली व्यापार को विकसित पूरा भारत में कर दें। इस तरह से वो प्रयास करने के प्रयास से आया था और उसके बाद जो है इसी तरह से वो आगे बढ़ते चला गया। तो समझते हैं ध्यान से। तो बंगाल में जो है पहले नवाब हुआ करता था, बंगाल में पहले नवाब हुआ करता था। वो बंगाल के नवाब का क्या नाम था? तो बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। क्या नाम था? सिराजुद्दौला, वो बंगाल के नवाब था। ठीक है, जब रॉबर्ट क्लाइव जब वहाँ आया था कंपनी खोलने के लिए, रॉबर्ट क्लाइव जब कंपनी खोलने के लिए आया था, तो उसके बाद जो है कुछ मतभेद हो गया होगा सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कंपनी खोलने के पर्पज से आया था, लेकिन वहाँ के जो राजा थे, एक्चुअली नवाब जो थे बंगाल के, वो सिराजुद्दौला थे। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में कुछ मतभेद हो गया होगा, ऐसा कुछ। तो उसे हम बाद में देखते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि कालकोटली की घटना कैसे हुई थी। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। कालकोटली की घटना क्या होती थी और क्या हुआ था कालकोटली घटना में? कालकोटली घटना में क्या हुआ था कि सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच कुछ मतभेद हो गया। बंगाल में ही सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच कुछ मतभेद हो गया। मतभेद हो जाने के बाद जो है 146 लोग को, मतलब 146 अंग्रेज को छोटा सा जगह में ठूस ठूस के पूरा भर दिया। क्यों? उसको मारने के पर्पस की, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उसको मारने के पर्पस 146 लोग को ठूस दिया और लगभग जो है उसमें मात्र 23 लोग ही जिंदा लौटे थे वो कालकोटली की घटना में। ठीक है, और कालकोटली की घटना अगर आपसे पूछेगा ये हुआ कब था, तो यह हुआ था 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटली की घटना हुआ था। कब हुआ था? 20 जून 1756 ईस्वी को जो है कालकोटली की घटना हुआ था। ओके देन, उसके बाद जो ये सूचना विकसित करने वाला व्यक्ति कौन था? तो सूचना विकसित करने वाला, उजागर करने वाला कौन व्यक्ति था? तो यह था हॉर्नबिल। कौन था? हॉर्नबिल। एक्चुअली ये हॉर्नबिल जो था ना, ये इतिहासकार के रूप में बंगाल वाला एरिया गया था घूमने के लिए, देखने के लिए, लेकिन साथ में ये जाना कि ये अंग्रेज इंडिया दिखता था, साथ में जाना कि ये भी अंग्रेज है, इसको भी ठूस दिया। तो ये भी लगले जो है पिसा गया उसमें, और उसमें भी तो उसमें मात्र जो है 146 लोग में मात्र 23 लोग ही जिंदा लौटे थे। ठीक है, और कालकोटली घटना हुआ कब था? तो 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोटली घटना हुआ था। किसके द्वारा? तो सिराजुद्दौला के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो ये सूचना जो है, ये इतिहासकार के द्वारा ये सूचना जो है रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। रॉबर्ट क्लाइव के पास गया। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव को इस बात का बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा था, बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा। फिर रॉबर्ट क्लाइव के मन में एक विचार विमर्श होने लगा कि सिराजुद्दौला जब तक रहेगा बंगाल का नवाब, तब तक जो है मुझे नहीं लगता है कि भारत पे शासन करने का मुझे अवसर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हुआ क्या? कहते हैं घर की भेदी लंका ढाया। रावण को मारने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? विभीषण का था ना। तो घर की बेटी लंका ढाई के रूप में समझिए बात को। तो उसके बाद जो है सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका क्या नाम था? तो मीर जाफर। सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर को ये अपने आप में मिला लिया। कौन? रॉबर्ट क्लाइव, जो कि अंग्रेज थे। ठीक है, सेनापति को मिला लिया अपने आप में, और मीर जाफर को एक लोभ दिया। लोभ क्या दिया? कि अगर आप मेरा साथ देते हैं सिराजुद्दौला को हटाने में, तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगला बंगाल का नवाब जो है आपको नियुक्त कर दूंगा। तो मीर जाफर के मन में जो है ये विमर्श बात चलने लगा और लोभ आ गया इसके मन में। और उसके बाद फिर क्या होता है? एक युद्ध छिड़ जाता है। वो युद्ध का क्या नाम रहता है? तो उस युद्ध का नाम रहता है प्लासी का युद्ध। उस युद्ध का क्या नाम रहता है? प्लासी का युद्ध। और ये प्लासी का युद्ध होता कब है? तो यह होता है 23 जून 1756 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। कब होता है? 23 जून 1756 ईस्वी को
प्लासी का युद्ध होता है। ओके, और प्लासी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद तो सिराजुद्दौला का सेनापति तो मीर जाफर था। ओके, लेकिन मीर जाफर को तो पहले ही मिला लिया गया था। सिराजुद्दौला को ये बात का पता नहीं था कि मेरा ही व्यक्ति मेरा मौत का कारण बन सकता है, मेरा ही व्यक्ति मेरा मौत का कारण बन सकता है। ठीक है, सिराजुद्दौला जो है बोला क्या? सिराजुद्दौला को मीर जाफर कि हुजूर आप जाइए ना, हम तो देख लेंगे, आप जाइए, हम युद्ध को देख लेते हैं, कोई युद्ध बड़ा है नहीं, हम इसे देख लेंगे। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला जब जा रहा था रास्ते में, ठीक है, तो मीर जाफर के कहने पे रॉबर्ट क्लाइव को बोला कि जा रहा है नवाब, आप जाइए, उसको जाके मार दीजिए। ठीक है, तो अपने लोग के वजह से जो है सिराजुद्दौला मारा जाता है, अपने लोग की वजह से सिराजुद्दौला मारा जाता है। उसके बाद जो है प्लासी का युद्ध में जब सिराजुद्दौला मारा ही जाएगा तो समझ लीजिए प्लासी का युद्ध जीतेगा कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव भी जीतेगा। तो प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 ईस्वी को। किस नदी किनारे है प्लासी? तो भागीरथी नदी किनारे स्थित है। ये हुआ कब था? 23 जून 1757 ईस्वी को। ओके, और इस युद्ध में जीतता कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव जीतता है। किसके द्वारा, किसके समर्थन से? तो मीर जाफर के समर्थन से। और मीर जाफर कौन था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति था। ओके, इस तरह से जो है वो युद्ध जीत जाता है। और युद्ध जीत जाने के बाद जो है बंगाल का दूसरा नवाब जो बनता है वो कौन बनता है? मीर जाफर बनता है। ओके, तो बंगाल का नवाब कौन बन जाता है? मीर जाफर बन जाता है। और मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बन जाता है तो उसके बाद जो है बंगाल में द्वैत शासन के रूप में लाता है, द्वैत शासन लाता है। ठीक है, और द्वैत शासन लाता कौन है? तो वह द्वैत शासन लाता है रॉबर्ट क्लाइव। द्वैत शासन कौन लाता है? रॉबर्ट क्लाइव। और द्वैत शासन को आप समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का कहानी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। तो द्वैत शासन आता है, उससे पहले ये देख लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत कौन सा गवर्नर बना था। ओके, उसके बाद जो है इसी प्रकार जो है बंगाल का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, इसी प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? तो रॉबर्ट क्लाइव बना था। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था? रॉबर्ट क्लाइव बना था। ठीक है, और रॉबर्ट क्लाइव ही जो है आगे जाके है द्वैत शासन की नीति अपनाया था। ओके, उससे पहले ये सब जान लेते हैं। ओके, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार जो है बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को बना दिया गया। ओके, इसके बाद में एक एक्ट आता है, एक एक्ट आता है। ओके, एक एक्ट आता है। इस एक्ट का क्या नाम रहता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में गवर्नर नहीं रहता है। अब बंगाल में अब गवर्नर नहीं रहता है, बल्कि बंगाल में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ओके, किस एक्ट के तहत? तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल किसे बनाया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया जाता है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ओके, आगे देखते हैं। इसके बाद एक एक्ट और आता है, 1733 का अधिनियम एक्ट। 1733 का अधिनियम एक्ट। और इस 1733 के अधिनियम एक्ट के तहत क्या बोला गया है कि अब जो है बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। ओके, समझने का प्रयास करते हैं। क्या आया था? 1733 एक्ट अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल को बदल के भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था आगे जाके? 1733 रेगुलेटिंग एक्ट के 1733 एक्ट अधिनियम के तहत भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो यह बना था विलियम बेटिंग। कौन बना था? विलियम बेटिंग बना था। ओके, और इसके तहत उसके बाद एक और अधिनियम आता है, ठीक है, जिसका नाम रहता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। और इसके तहत जो है भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। इसके तहत भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। ठीक है, एक बार रिकॉल कर देते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर एक एक्ट आता है, एक एक्ट का क्या नाम रहता है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर 1833 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1833 का अधिनियम आता है।
ठीक है, 1833 का अधिनियम आता है, एक्ट, और इसके तहत जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। ओके, उसके बाद फिर एक एक्ट और आता है, अधिनियम, जिस अधिनियम का नाम क्या रहता है, 1858 का भारत शासन अधिनियम। और 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है, भारत का वायसराय नियुक्त किया जाता है। ओके, उसके बाद भारत का वायसराय अगर बोलेगा कि भारत का वायसराय किसे बनाया जाता है 1858 अधिनियम के तहत, तो क्या बोलेंगे आप, लॉर्ड कैनिंग। क्या बोलेंगे, कैनिंग, कैनिंग को बनाया जाता है। ठीक है, एक कैनिंग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि 1857 के समय भारत का गवर्नर कौन रहता है, तो कैनिंग ही रहता है। ओके, 1857 के समय गवर्नर कौन रहता है, तो कैनिंग रहता है। ओके, इसी प्रकार कैनिंग का जो शासनकाल बोलेगा आपसे, तो 1856 से लेके 1862 तक कैनिंग का शासनकाल रहता है। ओके, और इसी प्रकार जो है मामला चलते चलते 1947 तक जाता है, भारत की आज़ादी का टाइम पीरियड आ जाता है। ठीक है, तो आज़ादी के समय जब बोलेगा आपसे कि आज़ादी के समय गवर्नर जनरल कौन रहता है, तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। ठीक है, कौन रहता है, लॉर्ड माउंटबेटन रहता है। तो समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के तहत बन जाता है। उसके बाद जो इसी प्रकार जो है चलते चलते 1947 भारत आज़ाद तक मामला पहुंच जाता है। ठीक है, इस प्रकार भारत का अंतिम वायसराय के रूप में अगर बोलेगा, भारत का अंतिम वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो वही लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया जाता है भारत का अंतिम वायसराय के रूप में। ओके, उसके बाद जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत आज़ाद हो जाने लगा। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या होता है, भारत तो आज़ाद हो जाता है। जब आज़ाद हो जाएगा तो भारत गुलाम देश तो कहलाएगा नहीं, भारत क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा स्वतंत्र भारत। क्या कहलाएगा, भारत जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आज़ाद हो गया तो भारत तो गुलाम आज़ाद कहलाएगा नहीं, भारत क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा स्वतंत्र भारत। क्या कहलाएगा, स्वतंत्र भारत। और स्वतंत्र भारत का जब बोलेगा आपसे कि गवर्नर जनरल के रूप में किसे बनाया गया है, तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्र भारत के रूप में गवर्नर जनरल किसे बनाया गया, तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, क्योंकि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ादी हो गया, अंग्रेज जब भागे गया, तो भारतीय लोग ने नियुक्त होंगे। तो भारतीय लोग के नियुक्त जो हुआ था गवर्नर, वह हुआ था चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। ठीक है, उसके बाद जो है आगे चल के फिर बैठक उठक होता है, संविधान सभा का गठन उठन होता है। इस तरह से होते 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 उसके बाद फिर जो है आगे जाके फिर राष्ट्रपति बनता है, आगे जाके पीएम बनता है। इसी प्रकार से फिर आगे चलते चलते भारत इस तरह से आगे चलने लगता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं एक पहला गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव, ये बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है, तो 1757 से 1760 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। ओके, फिर ये दोबारा नियुक्त होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो है दोबारा नियुक्त होता है। कब होता है, तो 1765 से 1767 ईस्वी को ये दोबारा नियुक्त होता है। ओके, तो अब हम रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम जानते हैं। ठीक है, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर रहता है। ओके, इसके बारे में जानते हैं। इसका ना 2 बार कार्यकाल रहता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस गवर्नर का बंगाल में 2 बार कार्यकाल रहता है, तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट क्लाइव का 2 बार कार्यकाल रहता है। कब से कब तक, तो 1757 से लेके 60 तक, और 60 के बाद जो है 1765 से 67 तक इसका कार्यकाल रहता है। उसका फिर 67 में तो मृत्यु हो जाता है। ओके, उसके बाद आपसे पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन कौन लाता है, तो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ही लाता है। ओके, द्वैत शासन कौन लाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव ही लाता है। और द्वैत शासन होता क्या है, तो द्वैत शासन ये होता था जैसे कि शासन और राजस्व शासन, तो कहने का अर्थ ये हो गया कि अलग अलग शासन कहीं ना कहीं होता था। द्वैत मतलब दोहरा, 2 प्रकार से बांट दिया जाता था, 2 प्रकार से बांट दिया जाता। कैसे, तो समझते हैं ध्यान से। द्वैत शासन में होता क्या था, ये शासन तो भारतीय लोग का होता था, शासन भारतीय लोग का होता था। और इस बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर को नियुक्त कर दिया जाता है, मीर जाफर को नियुक्त कर जाता है, क्योंकि मीर जाफर से वादा किया था कि अगर सिराजुद्दौला अगर मारा जाता है तो आपको हम नियुक्त कर देंगे। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बोला था। तो इस समय मीर जाफर को नियुक्त कर देता है शासन करने के लिए। ठीक है, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव समझिए कितना होशियार रहता है। राजस्व मतलब क्या हो गया, टैक्स वसूलने के लिए ये खुद जाता है, टैक्स वसूलने के लिए खुद जाता है। ठीक है, और जब इससे पूछता था कि आप लोग तो बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, हमसे टैक्स ले रहे हैं, हमसे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, टैक्स नहीं देते तो मारपीट भी कभी कभी करने लगते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव सोचिए कितना शातिर होता है। वो बोलता है कि हम तो नहीं है नवाब ना,
हम तो नवाब है नहीं, नवाब तो आपका भारतीय लोग ही है। हम क्या है, हम तो उसका दास है। मुझे जो सूचना मिलता है, मुझे जो बोला जाता है, हम वो करते हैं। तो इस तरह से भारतीयों के मन में जो है ये विचार विमर्श होने लगा कि नहीं, रॉबर्ट क्लाइव तो सही है, बंगाल का नवाब गलत है। ठीक है, इस तरह से आपस में लड़ाने के लिए द्वैत शासन की नीति अपनाया गया था। किसके द्वारा? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन की नीति अपनाया गया था। ओके, रीजन क्या था? भारतीयों को लगता था कि भारतीय नवाब ही ना मतलब टैक्स ले रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव क्या करेगा। ओके, इसी प्रकार जो है भारतीयों को आपस में लगने लगा था कि भारतीय नवाब ही गलत है तो रॉबर्ट क्लाइव को क्या बोले। इस तरह से आपस में जो है इस तरह से शासन करना स्टार्ट हो गया। आपस में ही लड़वाने का काम कौन करता था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन नीति इसलिए लाया गया था ताकि भारतीय लोग को आपस में लड़ाया जा सके। ठीक है, शासन होता था भारतीय नवाब का ही। ठीक है, और राजस्व वसूलता था रॉबर्ट क्लाइव। अब आज जब जाता था वसूलने के लिए तो उसके कानों में ये बोल दिया जाता था कि हम क्या बोल सकते हैं, मेरा राजा तो कोई और है, वो जो मुझे बोलेगा हम वो करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपस में लड़ाने का काम करते थे रॉबर्ट क्लाइव। तो द्वैत शासन की नीति यही पर्पस था इसका कि भारतीय लोग को आपस में लड़ाना है। ओके, समझते ध्यान से। दो इतिहासकार भी आए थे। ठीक है, दो इतिहासकार भी थे उस समय। और कौन कौन थे? तो वर्क और परिस्वर, वर्क और परसीवर। ठीक है, दो इतिहासकार का नाम क्या था? तो वर्क और परसीवर। वर्क और परसीवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि भी दिया था। वर्क और परसीवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को, वर्क और परसीवर जो है रॉबर्ट क्लाइव को उपाधि भी दिया था। ठीक है, उसके काम को देखते हुए उपाधि क्या दिया था? तो वर्क जो दिया था उपाधि रॉबर्ट क्लाइव को, यह बोला था कि बड़ी बड़ी नींव रखने वाला अगर कोई गवर्नर है तो वो गवर्नर का क्या नाम है? तो रॉबर्ट क्लाइव है, जो कि बड़ी बड़ी नींव रखता है। ये किसने बोला था? तो वर्क नाम का इतिहासकार बोला था। और परसीवर क्या बोला था? कि भविष्य का अग्रदूत। भविष्य का अग्रदूत किसे बोला गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला गया है। और ये उपाधि दिया कौन था? तो परसीवर नाम का व्यक्ति जो इतिहासकार था वही उपाधि दिया था रॉबर्ट क्लाइव को। क्या दिया था? भविष्य का अग्रदूत। ठीक है, इसी प्रकार जो है उपाधि देते हुए उसका रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है एक विद्रोह भी हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय एक विद्रोह भी हुआ था। वो विद्रोह का क्या नाम था? तो श्वेत विद्रोह। वो विद्रोह का क्या नाम था? श्वेत विद्रोह। रीजन क्या था? तो ये विद्रोह इसलिए हुआ था ताकि सैनिकों को उपहार भत्ता बंद कर दिया गया था। विद्रोह क्यों हुआ था? सैनिकों को जो उपहार और भत्ता दिया जाता था उसको बंद कर दिया। इस प्रकार जो है ये श्वेत विद्रोह भी हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा श्वेत विद्रोह जो हुआ था वो किसके कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के कार्यकाल में हुआ था श्वेत विद्रोह, जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है गवर्नर का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद जो है फिर ये इंग्लैंड चला जाता है और इंग्लैंड में जाके ये क्या करता है? सुसाइड कर देता है। इंग्लैंड में जाके सुसाइड कर लेता है। उसके बाद फिर सुसाइड करने के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव का पूरी तरह से चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो ये था रॉबर्ट क्लाइव की कहानी। ओके, और भी हम कल देखेंगे इसके आगे। ओके, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम जानेंगे बंगाल के गवर्नर के बारे में। तो कल के वीडियो हम जान चुके थे। ठीक है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसे आगे खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम रिकॉल कर देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, आपसे पूछेगा बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1757 से लेके 1760 तक रहा था। उसके बाद जो है फिर दोबारा से गद्दी पे बैठा था और उसके बाद जो है 1765 से 1767 तक फिर रहा था। ठीक है, इसके बीच में हेनरी वेनस्टाट आए थे 1760 से 1765 ईस्वी तक में। ठीक है, उसके बाद जो है 1767 से 1769 तक जो है वेरी लास्ट आते हैं। और उसके बाद जो है 1769 से 1772 तक जो है कार्टियर आते हैं। और 1772 से 1774 तक जो है ये वारेन हास्टिंग आते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हास्टिंग। ठीक है, तो वारेन हास्टिंग का जो टाइम पीरियड रहता है 1772 से 1774 तक रहता है। लेकिन उससे पहले जो है 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ठीक है, 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इसी एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जो हुआ करता था अब बंगाल के गवर्नर जनरल नाम दिया गया। किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत? तो यह दिया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे, तो वारेन हास्टिंग जो थे वो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यभार संभाला था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम जो है, गवर्नर का पदवी हटा के गवर्नर जनरल रखा गया, ठीक है। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हास्टिंग हुए थे। इसका कार्यकाल जब बोलेगा आपसे 1774 से 1785 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। गवर्नर जनरल जब ये बना था तब, ठीक है, तब के बारे में बोल रहे हैं। उसके बाद जो है वारेन हास्टिंग के समय में बहुत ज़्यादा काम भी हुए थे, ठीक है, उसे हम देखने वाले हैं। तो वारेन हास्टिंग के समय क्या क्या काम हुए थे वो हम जानेंगे। तो वारेन हास्टिंग के समय जो काम हुआ था, तो पहला काम ये हुआ था कि 1772 में कोलकाता में फौजदारी और दीवानी अदालत बनवाई गई थी, ठीक है। फौजदारी और दीवानी अदालत जब बोलेगा आपसे कि कोलकाता में किसके शासनकाल में बनाई गई थी, तो क्या बोलेंगे, तो वारेन हास्टिंग के समय ही बनवाई गई थी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं 1781 में जो है मुस्लिम शिक्षा विकास 1781 में जो है मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए 1881 में एक कोलकाता में मदरसा स्थापित किया गया था। तो आप ही बताइए 1781 में कौन होगा? 1781 में कौन होगा? वारेन हास्टिंग होगा, क्योंकि वारेन हास्टिंग का कार्यकाल जो है 1774 से 1785 तक रहता है। जब ये गवर्नर जनरल बनता है तब। और इसके कार्यकाल में कौन कौन काम हुआ था? तो कोलकाता में फौजदारी और दीवानी अदालत बनवाई गई थी, और कोलकाता में जो है शिक्षा के विकास के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। और ये किया कब गया था? तो 1781 में किया गया था। ओके, उसके बाद जो है वारेन हास्टिंग राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कोलकाता स्थानांतरित किया गया, ठीक है। किसको? तो कोषागार को। कोषागार क्या होता था? खजाना, सरकारी खजाना को जो है मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कोलकाता स्थापित किया गया। किसके कार्यकाल में? तो यह जो किया गया था ये वारेन हास्टिंग के कार्यकाल में किया गया था। तो ये सब जो काम हुआ था ये सब वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। इसके समय में 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा बनारस संस्कृत विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। बनारस संस्कृत विद्यालय जो बनाया गया था ये कब बनाया गया था? 1782 ईस्वी में बनारस संस्कृत विद्यालय बनाया गया था, ठीक है। किसके कार्यकाल के दौरान? तो वारेन हास्टिंग के कार्यकाल के दौरान। लेकिन ये बनाया कौन था? तो ये बनाया था जोनाथन डंकन के द्वारा जो है बनारस संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई थी। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन पूछेगा हितोपदेश के लेखक कौन हैं और किसे माने जाते हैं? तो क्या बोलेंगे? तो आप बोलिएगा नारायण पंडित, ठीक है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित को माने जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। आगे बोलेगा हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, ठीक है, किसने करवाया था? तो अंग्रेजी अनुवाद जो किया था ये किया था चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। हितोपदेश का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था? तो चार्ल्स विल्किंस ने ही अंग्रेजी अनुवाद किया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। आगे जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1784 ईस्वी में किया गया था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वारेन हास्टिंग, ठीक है। वारेन हास्टिंग पे जो है मुकदमा भी चलाया गया था। एक्चुअली महाभियोग जिसे बोल सकते हैं, महाभियोग चलाया गया था इसके पद को हटाने के लिए। लेकिन महाभियोग का जो चलाया गया था मुकदमा, मतलब महाभियोग जो चलाया गया था ये सफल हुआ नहीं था, पारित नहीं हुआ था। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस गवर्नर जनरल पे जो है महाभियोग चलाया गया था, महाभियोग की प्रक्रिया, तो क्या बोलेंगे? वारेन हास्टिंग पे चलाया गया था महाभियोग की प्रक्रिया। ओके, उसके बाद जो है अगला गवर्नर आता है 1785 से 1793 तक इसका कार्यकाल रहता है। और उस गवर्नर का क्या नाम रहता है? कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस का जो शासनकाल रहता है यह रहता है 1785 से 1793। तो अब हम जानने वाले हैं कॉर्नवालिस के बारे में, ठीक है। आप समझते हैं ध्यान से कि कॉर्नवालिस जो है क्या क्या काम किया था वो हम जानेंगे। इसके समय में भ्रमण करने वाले अदालतें बनाई गई थी। ठीक है, जिसमें कि बिहार में एगो बनाया गया था,
बिहार के लिए 1 बनाया गया था और बंगाल के लिए 3 बनाया गया था भ्रमण करने वाले अदालतें। किसके कार्यकाल के दौरान? तो कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिक सेवा का जनक किसे बोला जाता है? तो कॉर्नवालिस ही बोलिएगा। नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को बोला जाता है। और कॉर्नवालिस का मृत्यु जो होता है लगभग 1805 ईस्वी मृत्यु हो जाता है। और इसका समाधि स्थल अगर आपसे बोलेगा तो गाजीपुर में इसका समाधि स्थल होता है। गाजीपुर में इसका समाधि स्थल। आपसे पूछेगा कि किस गवर्नर का समाधि स्थल गाजीपुर में पड़ता है? तो क्या बोलेंगे? तो ये बोलिएगा कॉर्नवालिस का। कॉर्नवालिस का जो समाधि स्थल है ये गाजीपुर में है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। इसके समय में पुलिस थाना बनाया गया था। इसके समय में जो है पुलिस थाना बनाया गया था। पुलिस थाना बोले तो दरोगा का जो व्यवस्था आया था ना, ये कॉर्नवालिस का ही देन है। ओके, पुलिस थाना हर जिले में बनाया गया था और पुलिस थाना का जो इंचार्ज बनाया गया था ये दरोगा जी को बनाया गया था। किसके कार्यकाल के दौरान? तो वही कॉर्नवालिस के कार्यकाल के दौरान ही। ठीक है, क्या क्या हुआ था? तो पुलिस थाना बनवाया गया था हर जिले में और दरोगा जी को इसका इंचार्ज बनाया गया था। ओके, आपसे बोलेगा इसे अस्थाई बंदोबस्त का जनक भी माना जाता है। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त का जनक किसे बोलेंगे? तो कॉर्नवालिस को ही बोलिएगा अस्थाई बंदोबस्त का जनक। ठीक है, आप समझते हैं ध्यान से अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, और आप समझते हैं ध्यान से कि ये कब जो है अस्थाई बंदोबस्त लाया गया था। ठीक है, तो ये लाया गया था 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में लाया गया था। अस्थाई बंदोबस्त होता क्या था वो समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त क्या होता था कि इसमें जो है किसानों से टैक्स वसूला जाता था। किसानों से टैक्स वसूला जाता था। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई अगर राजा है तो राजा के द्वारा एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था किसानों से टैक्स लेने के लिए, जिसे बोला गया है जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, जमींदारी। और जमींदार लोग क्या करते थे? 10% खुद रखते थे टैक्स और 90% जो है वह कंपनियों को देते थे। 90% कंपनियों को देते थे टैक्स वसूल करके। और टैक्स लेता किससे था? किसानों से। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा किसानों से लिया जाता था। और जमींदार से जो है कंपनी, अंग्रेज जो कंपनी हुआ करते थे उसको 90% मिलता था और जमींदार जो है खुद 10% रखा करते थे। ओके, देन आगे। अस्थाई बंदोबस्त को सर जॉन ने बनवाया था। अस्थाई बंदोबस्त को सर जॉन ने बनवाया था। ठीक है, आपसे पूछेगा सर जॉन ने अस्थाई बंदोबस्त को बनाया था, लेकिन इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था? किसका? सर जॉन सॉर का। तो आप बोलिएगा 1793 ईस्वी से 1798 ईस्वी तक जो है सर जॉन का कार्यकाल रहता है। ओके, आप समझते हैं आगे। बेलेजली के बारे में आप पढ़ते हैं। बेलेजली का जो कार्यकाल रहता है 1798 से 1805 तक रहता है। बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 तक जो है बेलेजली का कार्यकाल रहता है। ओके, इसके समय में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है और ये होती कब है? तो 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है। किसके समय में? बेलेजली के समय में। ओके, आगे। इसके समय जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी होता है। ठीक है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय युद्ध नहीं होगा। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जो संधि होता है 1799 ईस्वी में होता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन रहता है? तो बेलेजली के समय ही जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड रहता है। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो है 1799 में लगभग टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। उस वक्त गवर्नर कौन रहते हैं? तो बेलेजली ही रहते हैं। ओके, आगे बोलेगा आपसे इसके समय में सहायक संधि लाया गया था। इसके समय में सहायक संधि भी आया था। ठीक है, लेकिन ऐसे अगर बोलेगा कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप बोलिएगा डुप्ले। सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो डुप्ले ने जो है सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किया था। ओके, आपसे बोलेगा कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था। हैदराबाद का निजाम था जो कि सहायक संधि को स्वीकार किया गया था। अब सहायक संधि होता क्या था? तो सहायक संधि यह होता था, एक लाइन में आपको बोल देते हैं। सहायक संधि का मतलब ये हो गया कि वैसा क्षेत्र, मतलब अपने ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करना। ठीक है, ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ये सहायक संधि लाया गया था। ओके,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। आगे जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था, तो हैदराबाद। पहले सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था, तो हैदराबाद। ये किया कब था, तो 1798 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बोलेगा कि मैसूर और तंजौर सहायक संधि को स्वीकार कब किया था, तो 1799 ईस्वी में। मैसूर और तंजौर जो है सहायक संधि को 1799 में स्वीकार किया था। उसके बाद जो है 1801 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार कौन किया था, तो अवध का नवाब। अवध का नवाब जो है सहायक संधि को स्वीकार किया था 1801 ईस्वी में। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1802 ईस्वी में कौन स्वीकार किया था, तो पेशवा। 1802 में पेशवा, 1803 में बरार और भोसले किया था स्वीकार, और 1804 में सिंधिया ने स्वीकार किया था सहायक संधि को। ओके। उसके बाद जो है आपसे बोलेगा लॉर्ड ब्लेजली। लॉर्ड ब्लेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। लॉर्ड ब्लेजली जो है, लॉर्ड ब्लेजली ये अपने आप को क्या कहता था, बंगाल का शेर कहता था। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि होती है, याद रखिएगा। बेसिन की संधि किसके कार्यकाल के दौरान होती है, तो ब्लेजली के दौरान ही होती है। ठीक है। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है इसी के समय होता है। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो होता है ये लॉर्ड ब्लेजली के समय ही होता है। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। की वीडियो में जानेंगे हम लोग गवर्नर जनरल के बारे में। ठीक है, गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे, समझते हैं ध्यान से। पहला क्वेश्चन है मेरा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो क्या बोलेंगे आप, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यही था मेरा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है। और ये किस एक्ट और किस अधिनियम के तहत ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है भारत का गवर्नर जनरल बना था, तो यह बना था 1833 का जो एक्ट आया था, अधिनियम आया था, उसके तहत जो है ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। ठीक है। बंगाल में जब गवर्नर जनरल चल रहा था ना, तो बंगाल में गवर्नर जनरल बना था 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, और भारत का जब गवर्नर जनरल बना तो ये जो है 1833 अधिनियम एक्ट के तहत जो है भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। तो समझते हैं पहला गवर्नर के बारे में, क्या क्या काम किए थे ये। तो इसका कार्यकाल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिंक का, इसका कार्यकाल था 1828 से 1835। 1828 से 35 किसका कार्यकाल रहा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक का। ओके, समझते हैं। उसके बाद जो है ये जो थे गवर्नर जनरल बनने से पहले ये मद्रास के गवर्नर थे। मद्रास के गवर्नर ये रह चुके हैं किस वक्त, तो 1803 ईस्वी के लगभग। ठीक है। 1803 ईस्वी में लगभग ये जो है मद्रास के गवर्नर भी रह चुके हैं। ओके, रह चुके थे। आगे सबसे महत्वपूर्ण बात आपसे बोलेगा सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था, तो क्या बोलेंगे, तो सती प्रथा का जो अंत किया था वह किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने ही। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है। और किसके सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत हुआ था, तो वह हुआ था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है सती प्रथा का अंत किया गया था। रीज़न क्या था, तो राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी ना, राजा राम मोहन राय के सामने जब देखा कि मेरी भाभी जल रही है, जब राजा राम मोहन राय के जब भाई जब डेथ कर गए थे, तो राजा राम मोहन राय जो थे वो अपनी भाभी को अपनी भाभी माँ मानती थी। तो चाहकर भी वो कुछ नहीं कर पाए, आँख के सामने देखते रह गए कि उसकी भाभी जल रही है। जला दिया गया गांव समाज का लोग। तो ये प्रण लिया था कि हम सती प्रथा का अंत करेंगे। ठीक है। तो ये होता था जब पति डेथ कर जाता था तो उसमें पत्नी को साथ में जलाना पड़ता था। ठीक है, इस तरह से था। तो सती प्रथा का अंत जो है राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 और 1830 में किया गया था। ठीक है। 2 ईस्वी क्यों, तो 2 ईस्वी जानते हैं, तो 2 ईस्वी देता है 1829 और 1830 दोनों देता है। 1829 में ना, 1829 में किया था बंगाल वाला एरिया में, 1829 में किया था बंगाल वाला एरिया में। ठीक है। जबकि 1830 में किया था मद्रास और मुंबई वाला एरिया में। मद्रास और मुंबई जब बोलेगा कि यहाँ पे कब किया गया था, तो 1830 बोलिएगा, और मद्रास और मुंबई बोलेगा तो 1830, और कोलकाता बोलेगा तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। ओके, आगे बोलेगा आपसे ठगी प्रथा। ठगी प्रथा का अंत कब किया गया था, तो ठगी प्रथा का जो अंत किया गया था यह किया गया था 1830 ईस्वी में।
1830 ईस्वी में से ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, किसके सहयोग से? तो सिलीमैन के सहयोग से। ये जो सिलीमैन थे ना, ये लॉर्ड विलियम बेटिंग का प्रतिनिधित्व के रूप में ये काम किए थे, सहायता किए थे। ठीक है, इसलिए ठगी प्रथा का अंत हुआ था। ठीक है, इसमें लोग को ठगा जाता था, इसमें काली माँ की पूजा होती थी और लोग को ठगा जाता था। ठीक है, तो इस तरह से। ओके, आगे आपसे बोलेगा कि ठगी प्रथा का अंत किसके सहयोग से? तो सिलीमैन के सहयोग से। और सती प्रथा का अंत किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे बोलेगा अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेजी शिक्षा को जो माध्यम बनाया था, ये कब बनाया था? तो यह बनाया था 1835 का ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया गया था। ओके, आगे इसके कार्यकाल में सरकारी सेवा भेदभाव, जो कर्मचारी लोग जो हुआ करते थे, जिसमें भेदभाव को ख़त्म कर दिया गया। कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई छोटी जात, कोई बड़ी जात, ऐसा कोई बात नहीं माना जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं होगा, सब हमारे नज़र में समान होना चाहिए। ठीक है, तो ये भेदभाव को जो है ये ख़त्म किया था। कौन किया था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग ख़त्म किया था। ठीक है, ये भेदभाव का अंत किया था। सरकारी सेवा में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से वो अंत किया था। ओके, तो ये था मेरा कहानी, मतलब लॉर्ड विलियम बेटिंग का। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन बनता है वो हम यहाँ लिख दिए हैं। ओके, अब आगे जो आता है वो आगे आता है दूसरा, चार्ल्स मेटकॉप। चार्ल्स मेटकॉप का कार्यकाल जब बोलेगा आपसे, तो इसका कार्यकाल जो है 1835 से 1836 तक रहा था। 1835 से 1836 ईस्वी तक रहा था, लगभग 1 साल। ठीक है, 1 साल रहा था। तो 1835 से 36 कार्यकाल किसका होगा? चार्ल्स मेटकॉप का। ठीक है, इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या है? तो वो क्वेश्चन बोला जाता है, समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे बोला जाता है? तो वह जो है वो बोला जाता है चार्ल्स मेटकॉप को। चार्ल्स मेटकॉप को जो है क्या बोला जाता है? समाचार पत्र का मुक्तिदाता। ओके, एक्चुअली इससे पहले जो है समाचार पत्र का मुक्तिदाता, मतलब समाचार पत्रों पे जो काम किया था वो लॉर्ड विलियम बेटिंग किया था, लेकिन ये फेमस हो गया। ओके, ये जब किया ना समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, तो ये किया था चार्ल्स मेटकॉप। ओके, आगे देखते हैं 3 नंबर, लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में। लॉर्ड ऑकलैंड के समय भी महत्वपूर्ण घटना हुआ था, वो देखेंगे। इसका कार्यकाल जो था, इसका कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा था। 1836 से 1842 तक जो कार्यकाल रहा था, यह रहा था लॉर्ड ऑकलैंड का। ठीक है, इसके समय महत्वपूर्ण घटना हुआ था, महत्वपूर्ण काम हुआ था। वो महत्वपूर्ण काम कौन सा हुआ था? तो यह काम हुआ था जीटी रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत किया गया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का जो मरम्मत किया गया था, इसी समय किया गया था। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड के समय किया गया था। ओके, और कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो कोलकाता से दिल्ली में जीटी रोड का मरम्मत किया गया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और कोलकाता से दिल्ली जो है कितना NH है? तो NH 1। ठीक है, इसका एक ट्रिक भी है, दीपा दीको आमू मुचे कचे कामू वाक दी जमू। ठीक है, इस तरह से इसका ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। किसी दिन ट्रिक पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे। तो दीपा में NH 1 आता है। ठीक है, दीपा, दिल्ली से कोलकाता बोलिए या कोलकाता से दिल्ली बोलिए, NH 1। ठीक है, इसका मरम्मत किया गया था। ओके, किसके समय में? तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय किया गया था। ओके, आगे जो है 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? लॉर्ड एलन बोरो के बारे में बोला गया है। लॉर्ड एलन बोरो का पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका कार्यकाल। ठीक है, इसका कार्यकाल जो रहा था, इसका कार्यकाल रहा था 1842 से 1844। 1842 से 1844। किसी का काम याद रखिए या ना रखिए, लेकिन लॉर्ड विलियम बेटिंग हो या फिर कोई भी गवर्नर जनरल हो, उसका कार्यकाल आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, जब कार्यकाल के दौरान में अगर कोई काम होगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस गवर्नर के शासनकाल में कौन सा काम हुआ था। क्वेश्चन गिरता है, आप अनुमान लगा के पता कर लेंगे कि इस समय गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आगे जैसे कि लॉर्ड एलन बोरो के समय एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? तो सिंध का विलय किया गया था। सिंध का विलय हुआ था किस गवर्नर के शासनकाल में? तो लॉर्ड एलन बोरो के शासनकाल में। इसका कार्यकाल कब से कब रहा था?
तो 1842 से 44 तक इसका कार्यकाल रहा था। ओके, तो सिंध का विलय। ओके, इसके बाद एक महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, तो दास प्रथा का अंत। ठीक है, दास प्रथा का अंत भी किया गया था इसके समय में। ये कब किया गया था, तो यह किया गया था 1843 में। 1843 में जो है दास प्रथा का अंत किया गया था। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दास प्रथा का अंत 1843 में किया गया था और उस समय गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड एलन ब्रो था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं पाँचवा, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, अब लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल देख लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग का जो शासनकाल रहा था वह रहा था 1844 से 1848। 1844 से 1848 लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था। इसके समय महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था, तो इसके समय जो है नरबली प्रथा का दमन किया गया था। नरबली प्रथा का दमन, दमन मतलब खत्म, नरबली प्रथा का दमन। नरबली मतलब यही हो गया कि छोटा बच्चा का बलि उली दिया जाता था। ठीक है, नरबली, नर मतलब क्या हो गया, मानव, पुरुष, ये सब हो गया। तो इसके समय जो नर बलि, बलि मतलब क्या हो गया, हत्या। ठीक है, तो इस समय जो है दिया जाता था, लेकिन इसको दमन किया गया लॉर्ड हार्डिंग के समय। ठीक है, और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो 1844 से 1848 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो महत्वपूर्ण है। लॉर्ड डलहौजी का काम जो है आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि इससे ना क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में, इसीलिए इसे जो है अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। ओके, इसका पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या फिर व्यापगत सिद्धांत या फिर हड़प नीति, ये कौन लाया था, व्यापगत सिद्धांत कौन लाया था, हड़प नीति कौन लाया था, तो क्या बोलेंगे आप, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति, व्यापगत सिद्धांत। और व्यापगत सिद्धांत के तहत जो है पहला राज्य जो अपनाया गया था, पहला राज्य का जो हड़पा गया था, वो पहला राज्य कौन आता था, तो सतारा। सतारा को जो है 1848 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से इसे हड़पा गया था। लॉर्ड डलहौजी के माध्यम से जो है सतारा को हड़पा गया था। ओके, आगे है दूसरा जैतपुर। जैतपुर को कब हड़पा गया था, तो 1849 ईस्वी में जैतपुर को हड़पा गया था। जैतपुर को कब हड़पा गया था, तो 1849 ईस्वी में जैतपुर को हड़पा गया था। और ये सब क्वेश्चन जो है आप ईस्वी तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ईस्वी जरूर याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। सतारा को 1848 में, जैतपुर को 1849 में। ठीक है, ये सबको हड़पा गया था। फिर तीसरा आता है संबलपुर। संबलपुर को भी 1849 में ही हड़पा गया था। 1849 में संबलपुर, 1849 में जैतपुर। ओके, और चौथा आता है उदयपुर। चौथा क्या आता है, उदयपुर। और ये उदयपुर राजस्थान वाला उदयपुर नहीं है, ये है एमपी वाला उदयपुर। एमपी में को पड़ता है उदयपुर, उसका वो वाला उदयपुर है। ठीक है, और ये कब हड़पा गया था, तो 1852 में हड़पा गया था। ठीक है, 1852 में उदयपुर। ओके, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, उदयपुर 1852, झांसी, आपसे बोलेगा झांसी। झांसी कब हड़पा गया था, तो झांसी हड़पा गया था 1853 में। झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में, नागपुर 1854 में, झांसी 53 में, नागपुर 1854 में। उसके बाद लास्ट में हड़पा गया था अवध। अवध कब हड़पा गया था, तो अवध हड़पा गया था 1856 में। अवध 1856 में। ठीक है, ये अंतिम था जो कि अवध था, जो कि इसको जो है 1856 में डलहौजी के माध्यम से हड़पा गया था। ओके, आगे डलहौजी ने अपना तोपखाना केंद्र कहाँ खोला था, तो वह खोला था मेरठ में। तोपखाना जो केंद्र खोला था, यह खोला था मेरठ में। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे और पूछेगा कि तोपखाना खोला था मेरठ में, लेकिन सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ खोला था, तो यह खोला था शिमला में। सेना का मुख्य कार्यालय कहाँ खोला था, रहने के लिए, ठहरने के लिए, तो यह खोला था शिमला में। और बाद में जो है ये बाद में शिमला को डलहौजी ने अपनी राजधानी भी बनाया था। अपनी राजधानी भी बनाया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा डलहौजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया, तो शिमला को बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया था वो शिमला को बनाया था। ओके, आगे है 1853। 1853 में डलहौजी ने एक काम और किया था, तो रेल प्रारंभ किया था। रेल चलवाया था। ठीक है, पहली बार जो है रेल चलाया गया था 1853 में। वो चलाया गया था मुंबई से थाने।
मुंबई से थाने के बीच जो है रेल चलाया गया था। ये कब चलाया गया था? तो 1853 में, ठीक है, डलहौजी के माध्यम से, ठीक है। और कितना किलोमीटर चलाया गया था? तो 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार जो रेल चला था भारत में, मुंबई से थाने के बीच चला था, थाने से मुंबई के बीच चला था, कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर चला था डलहौजी के माध्यम से। ओके, आगे क्वेश्चन है 1854 में जो है डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। डाक टिकट का प्रचलन किया गया था 1854 में, ठीक है, याद रखिएगा। डाक टिकट का प्रचलन बोलेगा तो 1854 में किया गया था। ओके, और आगे बोलेगा प्रथम विद्युत तार सेवा जो बिछाया गया था, ये कोलकाता से आगरा के बीच बिछाई गई थी, ठीक है, कोलकाता से आगरा के बीच बिछाई गई थी प्रथम तार सेवा, ठीक है। किसके कार्यकाल के दौरान? तो डलहौजी के कार्यकाल के दौरान ही बिछाया गया था, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है 1854 में जो है वुड डिस्पैच आया था। 1854 में वुड डिस्पैच आया था। ओके, और इसमें काम क्या हुआ था? तो विश्वविद्यालय में शिक्षा में सुधार के लिए काम किया गया था। चार्ल्स वुड डिस्पैच किस लिए आया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के लिए ये आया था। ओके, 1850 में जो है सिक्किम का विलय किया गया था। सिक्किम का विलय किया गया था। हड़प नीति के अलावा भी जो है सिक्किम का विलय किया गया था, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो हड़प नीति के तहत सिक्किम का विलय नहीं किया गया, बल्कि अन्य माध्यम से जो है सिक्किम का विलय किया गया था डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? 1850 में, ये याद रखिएगा। 1850 में सिक्किम का विलय किया गया था। 1852 में पंजाब का विलय किया गया था। 1852 में पंजाब का विलय किया गया था। ओके, उसके बाद बोलेगा कि इसके समय कुछ महत्वपूर्ण युद्ध भी किया था। ये युद्ध भी लड़ा था और युद्ध के माध्यम से ये बर्मा को भी विलय किया था। ये बर्मा को भी विलय किया। बर्मा का पहले पुराना नाम था, मतलब म्यांमार का पहले पुराना नाम था बर्मा, ठीक है, इस तरह से। तो बर्मा का विलय किया था, डलहौजी के माध्यम से ही किया गया था। डलहौजी के द्वारा ही जो है 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। इसके माध्यम से बर्मा का विलय भी किया गया था। ओके, आगे देखते हैं लॉर्ड केनिंग। लॉर्ड केनिंग का शासनकाल जब बोलेगा आपसे तो 1856 से 1862 लॉर्ड केनिंग का शासनकाल रहा था। और इससे महत्वपूर्ण घटना बोलेगा आपसे कि 1857 की क्रांति के समय कौन सा गवर्नर था? तो क्या बोलेंगे? तो लॉर्ड केनिंग था। कौन था? लॉर्ड केनिंग जो था 1857 के क्रांति के समय, 1857 के क्रांति के समय कौन था गवर्नर? तो केनिंग था, ठीक है, कौन था? केनिंग था। ओके, याद रखिएगा। और ये जो है प्रथम वायसराय बना था, भारत का प्रथम वायसराय बना था। ओके, प्रथम वायसराय बना था। कब बना था? तो 1858 का एक पारित किया गया था। 1858 एक महारानी, इंग्लैंड में तो महारानी होती थी, तो महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा था इलाहाबाद में लॉर्ड केनिंग। और तो पहले गवर्नर जनरल था ये। तो गवर्नर जनरल के पद को हटा के पहला वायसराय इन्हीं को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत का पहला वायसराय यही बना था। इसके समय भारत सरकार अधिनियम आया था। कब आया था? 1858 में पारित हुआ था। और इसी के समय जो है जनरल के पद को हटा के वायसराय का पद लाया गया था। और पहला वायसराय केनिंग को ही बनाया गया था, जो अभी हम बोले। उसके बाद बोलेगा भारतीय उच्च न्यायालय के अधिनियम के तहत भारतीय दंड संहिता कब आया था? तो 1858 में जो है भारतीय दंड संहिता आया था। और इसी के समय जो है मतलब महारानी विक्टोरिया के घोषणा पद कब पढ़ा था लॉर्ड केनिंग ने? तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में महारानी का घोषणा पद पढ़ा था। वो घोषणा में लिखा था वही कि गवर्नर जनरल का पद हटा के वायसराय का पद लाया जाएगा, ठीक है। और पहला वायसराय जो बनाया था लॉर्ड केनिंग को ही बनाया गया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन हम देख लिए। अब एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं सबका कार्यकाल। ओके, याद रखिएगा। देखिए, लॉर्ड बेटिंग का कार्यकाल 1828 से 35 तक रहा था, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ का कार्यकाल 1835 से 36 तक रहा था, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 42 तक रहा था। और लॉर्ड एलनब्रो का शासनकाल 1842 से 44 तक रहा था। 1842 से 44 तक रहा था। कौन? तो लॉर्ड एलनब्रो, ठीक है। और इसी के समय जो है दास प्रथा का अंत किया गया था, याद रखिएगा। 5वां था लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय महत्वपूर्ण घटना हुआ था, नरबली प्रथा पर रोक लगाया गया था। और इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1844 से 1848 तक रहा था, ठीक है। उसके बाद डलहौजी आया, इसका शासनकाल जो 1848 से 56 रहा था, ठीक है। उसके बाद जो है लॉर्ड केनिंग आया, इसका शासनकाल जो है 1856 से 1862 तक रहा था, ठीक है। 1862 तक रहा था। 1856 से 1862 तक जो है ये
किसका कार्यकाल रहा था? तो कैनिंग का शासनकाल रहा था। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा कंटेंट जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम जानने वाले हैं भारत के वायसराय के बारे में। ठीक है, समझते हैं ध्यान से। आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का वायसराय था कौन, भारत का पहला वायसराय बना कौन? तो कौन बोलेंगे? तो बोलेंगे आप लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे? लॉर्ड कैनिंग। यही जो है भारत का प्रथम वायसराय बना था। ओके देन, क्यों बना था? क्योंकि एक लेटर आया था इंग्लैंड की तरफ से, उसमें जो है लिखा हुआ था कि अब जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सारा जो है पदभार संभाला जाएगा। ठीक है, और उसके तरफ से एक नियुक्त किया जाएगा जिसे बोला जाता है वायसराय। वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधित्व, राजा का प्रतिनिधित्व। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 1857 क्रांति के समय बोलेगा आपसे कि भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था। ओके, आगे 1858 अधिनियम के तहत जो है भारत का वायसराय बनाया गया। ठीक है, और प्रथम वायसराय जो वो कैनिंग हुआ था। ओके, आगे जो है भारतीय दंड संहिता किसके समय आया था, जिसे बोलते हैं आईपीसी? तो ये आया था लॉर्ड कैनिंग के समय में। कब आया था? 1860 ईस्वी में ये आया था। ओके, आगे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये किसके समय आया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था 1856 में आया था। ओके, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही आया था। ओके, आगे है 1857 में कोलकाता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इंग्लैंड के तर्ज के आधार पे। ठीक है, कहाँ की गई थी? कोलकाता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं एल्गिन के बारे में। एल्गिन का जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1862 से 1863। 1862 से 1863 तक जो है ये एल्गिन का शासनकाल रहा था। और इसके समय जो है सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो इसके समय में बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। बहावी आंदोलन का दमन हुआ था। ठीक है, आगे थोड़ा बारिश हो रही है फिर भी वीडियो बना रहे हैं। और लॉर्ड लॉरेंस के समय जो है इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 1864 से 1869 तक जो है लॉर्ड लॉरेंस का शासनकाल रहा था। और इसके समय अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो वह किया गया था हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। ओके, इसी के समय जो है भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। किसके समय? तो लॉरेंस के समय जो है भारत और यूरोप के समय समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू किया गया था। आगे है लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो का जब शासनकाल आपसे बोलेगा तो लॉर्ड मियो का शासनकाल रहा था 1869 से 1872। 1869 से 1872 तक जो है लॉर्ड मियो का शासनकाल रहा था। और 1872 में जो है पहली बार जनगणना जो हुआ था लॉर्ड मियो के शासनकाल में ही हुआ था। ओके, आगे उसके बाद पूछेगा कि लॉर्ड मियो की जो हत्या हुई थी ये कहाँ हुई थी? तो पोर्ट ब्लेयर में। लॉर्ड मियो की जो हत्या हुई थी ये पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। और क्यों हुई थी? तो जब ये दौरा कर रहे थे अंडमान निकोबार में, जब कैदियों से मिलने गए थे तो उस समय जो है इसकी हत्या कर दी गई थी। किसकी? तो लॉर्ड मियो की। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद आता है नॉर्थ बुक का शासनकाल आता है 1872 से 76। 1872 से 76 तक जो है नॉर्थ बुक का शासनकाल आता है। और इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, ये बात याद रखिएगा। ओके, और इसके समय में महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो पंजाब में जो है कूका आंदोलन हुआ था। पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। किसके समय? तो नॉर्थ बुक के समय। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 1872 से 76 तक इसका शासनकाल रहा था। ओके, आगे उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का जो शासनकाल आता है वो आता है 1876 से 80। 1876 से 80 जो है लॉर्ड लिटन का शासनकाल रहता है। और इसके समय में जो है प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, किसके अध्यक्षता में? तो रिचर्ड स्टेजरी की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। ओके, उसके बाद बोलेगा किसके समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, क्या किया गया था? लॉर्ड लिटन के माध्यम से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था 1878 ईस्वी में, इसके समय में जो है भारतीय पत्रकारिता पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ओके, किसके समय? तो लिटन के समय। कब? तो 1878 ईस्वी में। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में ही आया था। और इसके द्वारा क्या बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो है गैर कानूनी तरीका से आप शस्त्र नहीं रख सकते हैं। ओके, ये इसलिए ये अधिनियम बना दिया गया था, जिस अधिनियम को बोला गया था 1878 का अधिनियम। ठीक है, इसके द्वारा जो है शस्त्र रखना अपराध माना जाएगा। ठीक है, बिना इलीगल तरीका से अगर रखते हैं तो। आगे देखते हैं सिविल सेवा। सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है, ठीक है, इसके समय जो है सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 से घटाकर 19 रखा गया था। इसके समय सिविल सेवा परीक्षा की आयु जो है 21 से घटाकर 19 रखा गया था। और इसके समय जो है साहित्य जगत में
ओबन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो साहित्य जगत में ओबन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे आगे आता है रिपन। रिपन का शासनकाल जब बोलेगा आपसे तो 1880 से 84 तक रहा था। रिपन का शासनकाल जो रहा था 1880 से 84 तक रहा था। ओके, और इसके समय क्या क्या काम हुआ था वो देखते हैं। इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या बोला था? इसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला था कि भारत का उद्गारक, भारत का उद्धारक जो बोला था वो कौन बोला था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला था। किसको? तो लॉर्ड रिपन को बोला था। ओके, इसे स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है, जिसे बोलते हैं नगर पालिका, पंचायत, ये सब इसी के समय आया था। ओके, तो इसे स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। किसे? तो लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का शासनकाल कब से कब तक? 1880 से 84 तक रहा था। ओके, इसके समय में प्रथम नियमित जनगणना कराया गया था। इसके समय जो है प्रथम नियमित जनगणना कराया गया था। ठीक है, और 1881 से प्रथम 1881 में जो है इसी के समय जो है प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। किसके समय में? तो लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में जो है 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ये बात याद रखिएगा। ओके, 1882 में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। और क्यों किया गया था? तो प्राथमिक शिक्षा को जोर देने के लिए जो है हंटर आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 1882 में। 1882 में ही जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था वो लीटन के समय आया था, लेकिन इसको समाप्त कौन किया? इसको समाप्त जो है रिपन किया था। इसको समाप्त जो है 1882 में रिपन कर दिया था। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये 1883 में आया था, और इसी वजह से 1884 में जो है रिपन ने त्यागपत्र दे दिया। इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? इसमें जो है ब्रिटिश लोग ही आके फैसला सुना के चले जाते थे और भारतीय लोग कुछ नहीं कर पाते थे, इसलिए ये आया था। आगे, और इसी की वजह से जो है त्यागपत्र ये दे दिया था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन का जो शासनकाल रहा था वो कितना रहा था? 1899 से 1905 तक। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 तक रहा था। और इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुआ था? तो इसके समय जो महत्वपूर्ण घटना हुआ था वह हुआ था बंगाल विभाजन। इसके समय जो है महत्वपूर्ण घटना बंगाल विभाजन हुआ था, और इसे जो है सर्वाधिक और लोकप्रिय वायसराय भी बोला गया है। किसे? तो कर्जन को बोला गया है। ठीक है, उसके समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन हुआ था। ये बात याद रखिएगा। ओके, आगे जो है 1902 ईस्वी में टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1902 में टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, और 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1902 में टॉमस रेली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था, जबकि 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में जानते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल रहा था 1905 से 1910 तक रहा था। 1905 से 1910 तक जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय का शासनकाल रहा था। इसके समय में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ये बात याद रखिएगा, आगा खां के सलीमुल्लाह खां के माध्यम से। 1907 में जो है कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें कि गरम दल और नरम दल वो अलग हो गए थे। गरम दल और नरम दल जो अलग हुए थे, कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, रास बिहारी की अध्यक्षता में। लॉर्ड हार्डिंग देखते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल जो 1910 से 1916 तक रहा था। 1910 से 1916 तक जो है लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल रहा था, और बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था इसी के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। किसके समय? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। और दिल्ली दरबार जो पहली बार लगा था 1911 में लगा था। ठीक है, किसके समय में? तो लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। 1912 में जो है 1912 में जो है कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनाया गया था। कब? तो 1912 में। और 1912 में कौन होगा? तो वही लॉर्ड हार्डिंग के समय में ही ये सब चीज़ हुआ था। 1916 में जो है मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। किसके माध्यम से? मदन मोहन मालवीय के माध्यम से। कब? तो 1916 में किया गया था। ठीक है, और 1916 में जो है फिर चेम्सफोर्ड आ जाता है। 1900 और आंदोलन हुआ था जिसको बोला गया है होम रूल आंदोलन, जिसे बोला गया है होम रूल आंदोलन। ठीक है, और 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट में जब गवर्नर जनरल बोलेगा तो कौन होगा? तो वो चेम्सफोर्ड ही होगा। और रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी बोला जाता है, ये बात याद रखिएगा। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। इसी में जो है सैफुद्दीन किचलुआर को गिरफ्तार जब कर लिया गया था, तो इसके विरोध में है अमृतसर में लगभग एक बैठक हुआ था। बैठक में जो है
बैठक में बैठा था सभी व्यक्ति, और इसी के विरोध में जो जब बैठक बैठा था तो अंग्रेज को पता चला, तो जलियांवाला नरसंहार बहुत जोर शोर से हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। ये सब जो है चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, गांधी जी की अध्यक्षता लगभग किए थे। असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी के माध्यम से चलाया गया था। ये वह सब चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। बारिश की वजह से थोड़ा सा स्पीड में वीडियो बनाए, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था किसी भी तरीका से, नहीं तो मेरा लिखा हुआ सब व्यर्थ चल जाता है। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, ठीक है। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरा शर्ट पूरा भीग गया एकदम बारिश की वजह से। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। आज हम जानेंगे लॉर्ड इरविन से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक, ठीक है। इसमें आपको कुछ क्वेश्चन जो है महात्मा गांधी से भी मिलेगा, तो आप लोग जो है पेशेंस बना के रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपको यहीं पे याद हो जाए, ठीक है। एक कहानी के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे और इस टॉपिक को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। तो पहला गवर्नर हम देखने वाले हैं लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का जो कार्यकाल रहा था 1926 से लेके 1931 तक रहा था। 1926 से लेके 1931 तक जो कार्यकाल रहा था वह रहा था इरविन का। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से इसका कहानी। तो इरविन के समय एक साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का गठन बोलेगा तो 1927। साइमन कमीशन का गठन 1927 और साइमन कमीशन का भारत में आगमन जब हुआ था तो 1928। ये चीज याद रखिएगा आप, ठीक है। साइमन कमीशन का गठन 1927, साइमन कमीशन का आगमन भारत में 1928। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। आगे समझते हैं। अब समझते हैं साइमन कमीशन जो आया था ये क्यों आया था। साइमन कमीशन आया था एक कानून पारित करने के लिए। मुख्य रूप से भारतीयों के ऊपर जो कानून है अंग्रेज का कानून चलेगा और अंग्रेज द्वारा बनाया गया एक कानून के तौर पे ये साइमन कमीशन भारत आया था। लेकिन इसका विरोध जो है बहुत ही घोर शोर से होने लगा, जिसमें कि लाला लाजपत राय नाम के एक व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी थे। वो जो है पंजाब से नेतृत्व कर रहे थे और पंजाब में जब नेतृत्व कर रहे थे तो साइमन कमीशन का बहुत घोर शोर से विरोध किया, ठीक है। और पुलिस अधिकारी था एक जिसका नाम था सैंडर्स, वो उसके द्वारा आदेश के द्वारा लाला लाजपत राय के ऊपर इतना लाठीचार्ज हुआ क्योंकि साइमन कमीशन का वो विरोध कर रहे थे, तो इतना लाठीचार्ज हुआ कि साइमन कमीशन का एक लाठी लाला लाजपत राय के सर पे एक ऐसा लाठी लगा, बाद में जो है कुछ दिन के बाद जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन लाला लाजपत राय मरते मरते एक बात बोल के गया था। क्या बोला था पता है? मेरे सर पे लाठी अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। क्यों बोला था पता है? अंग्रेजों की आखिरी कील साबित हो गई क्योंकि जो अंग्रेज लोग मरते हैं ना तो एक ताबूत में दफनाया जाता है। ताबूत समझते हैं ना, लकड़ी का ताबूत बना के उसमें दफनाया जाता है, उसमें कांटी ठोक के दफनाया जाता है। तो वही बोला था, मेरे सर पे जो लाठी मारे हैं ना आप लोग का अंग्रेजों की आखिरी कील साबित होगी। ये उसको बद्दुआ दे के गया था और वही हुआ। सैंडर्स ने हत्या करवा दिया था, किसको? लाठी चार्ज करवा दिया था लाला लाजपत राय के ऊपर। और उसके बाद जो है सैंडर्स की हत्या, जब सैंडर्स की हत्या फिर दिया, जब भगत सिंह को जब ये बात पता चला तो भगत सिंह तो एक क्रांतिकारी थे, बहुत ही एकदम जोश के व्यक्ति थे। उसको जब पता चला तो सैंडर्स का जो है हत्या फिर गोली मार के उसका कर दिया गया, सैंडर्स की हत्या। तो ये था कहानी साइमन कमीशन का। ओके, आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन भगत सिंह को कोई देखा नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति ऐसा था जो उसको देख लिया था। वो कौन था? तो भारतीय व्यक्ति ही था। लेकिन फिर भी उसको भगत सिंह हाथ में नहीं आए थे, किसी का प्रशासन के हाथ में नहीं आए थे, पुलिस अधिकारी के हाथ में नहीं आए थे। लेकिन भगत सिंह जो है असेंबली हॉल में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह खुद 1929 में 8 अप्रैल 1929 में जब असेंबली हॉल में बम फेंक रहा था तो उसी वक्त जो है भगत सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं। और भगत सिंह जब गिरफ्तार हो जाते हैं तो उसको पेश किया जाता है। तो उसी वक्त जो है अंग्रेज को सिर्फ शक हुआ था कि सैंडर्स का हत्या यही किया होगा और शक के आधार पे उसको गिरफ्तार भी कर लिया और असेंबली हॉल में बम फेंक रहा था उसको गिरफ्तार कर लिया। और उसके बाद जो है एक भारतीय के कहने पे भगत सिंह को फांसी की सजा दे दिया गया कि सैंडर्स की हत्या यही किया है, क्योंकि वो जो गवाह दिए थे वो एक भारतीय ही थे। लेकिन भगत सिंह गिरफ्तार सैंडर्स की हत्या में नहीं हुए थे। भगत सिंह गिरफ्तार हुए थे असेंबली हॉल में बम फेंकने के विरोध में, ठीक है। लेकिन उसको फिर बाद में फांसी दे दिया गया। बाद में साबित हो गया कि भगत सिंह जो है सैंडर्स की हत्या किया है। तो यह था कहानी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं आगे।
अब समझते हैं 5 मार्च 1931 ईस्वी को जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? गांधी इरविन समझ रहे हैं ना, महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता लिखित दे के समझौता जो होता है वो, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। इरविन के समय ही इरविन के बीच और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। क्यों हुआ था तो समझते हैं ध्यान से। इसका रीजन था गोलमेज सम्मेलन। क्यों हुआ था? इसका रीजन था गोलमेज सम्मेलन। क्यों था गोलमेज सम्मेलन, समझते हैं। 1930 ईस्वी में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी को आमंत्रण दिया गया था कि महात्मा गांधी आप आइए गोलमेज सम्मेलन में और भाग लीजिए। इंग्लैंड में चल रहा था गोलमेज सम्मेलन, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था भारत में, ठीक है, समझते हैं। तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था? क्योंकि 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी भाग नहीं लिए थे। इस बात को ईगो पे ले लिया कौन? तो जेम्स मैकडोनाल्ड जो थे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, उसको लगा कि जब हम प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे बोलने पे महात्मा गांधी नहीं आए मिलने के लिए, क्या मेरा अस्तित्व है? इसी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नियुक्त किया गया था इरविन भारत में। तो इरविन और महात्मा गांधी के बीच समझौता इसीलिए हुआ था क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का कहना था कि महात्मा गांधी की क्या क्या मांग है उसको पूरा करो और समझौता करो। तो महात्मा गांधी का मांग यही था कि मेरा जो कैदी है, राजनीतिक कैदी है, उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो राजनीतिक कैदी को छोड़ देने की बात कही गई थी। इसी पर्पस में गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसी के विरोध में जो है, इसी के वजह से जो है महात्मा गांधी को आज तक जो है, अभी तक महात्मा गांधी से बहुत लोग जो है खफा है। क्यों खफा है? क्योंकि ये समझौता में जो है भगत सिंह को वो नहीं बचा पाए थे, क्योंकि भगत सिंह राजनीतिक कैदी नहीं थे बल्कि आपराधिक कैदी थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है ये समझौता हो जाने के बाद जो है 1931 में फिर गांधी जी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के चले जाते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी जो भाग लिए हैं वो किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो वह लिए थे 1930। 1931 में तो गए नहीं, 1930 में तो गए नहीं, 1931 मतलब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन हुआ कितना था? 1930, 1931, 1932, 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा। और इस तीनों गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे जेम्स मैकडोनाल्ड। उसके बाद जो है 1932 में एक पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है, लेकिन महात्मा गांधी की तरफ से हस्ताक्षर जो करता है वह करता है मदन मोहन मालवीय करता है हस्ताक्षर महात्मा गांधी की तरफ से। ये बात याद रखिएगा। समझौता बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। और आप समझते हैं लोन लिथगो का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था 1936 से 1943, 1936 से 1943 तक जो रहा था लोन लिथगो रहा था। इसके समय जो है कांग्रेस में मंत्रिमंडल द्वारा त्यागपत्र दिया गया था। 1939 में, ठीक है। और उसके बाद जो है 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने पहला मुक्ति दिवस मनाया था, ठीक है। मुस्लिम लीग जो है मुक्ति दिवस कब मनाता है? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ओके। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 में हुआ था, ठीक है। और कार्यकाल किसका होगा? तो लोन लिथगो का कार्यकाल होगा। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था ये कब हुआ था? तो यह हुआ था 1939 में, 1 सितंबर 1939 में जो है दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, ये बात याद रखिएगा, ओके। और दूसरा विश्व युद्ध जो चलता है वह चलता है 1939 से 1945 तक चलता है दूसरा विश्व युद्ध, ओके। आगे देखते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो आया था 1940 में आया था अगस्त प्रस्ताव, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था वो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन होता है, याद रखिएगा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। और उसके बाद जो है इसी के समय ब्रिटेन का तो प्रधानमंत्री होता है, मतलब 8 अगस्त 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन होता है तो इसके समय ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो कौन होता है? तो विंस्टन चर्चिल होता है। विंस्टन चर्चिल जो होता है वो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर होता है। विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। क्यों कहा था? जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे तो यही बोला था, यही बुरा हुआ है अर्धनंग फकीर, इस तरह से बोला था। कौन बोला था? तो विंस्टन चर्चिल बोला था। आगे लॉर्ड बेबर का कार्यकाल देखते हैं। लॉर्ड बेबर का जो कार्यकाल रहा था 1944 से 1947 तक रहता है। 1944 से 1947 तक जो रहता है लॉर्ड बेबर का कार्यकाल रहता है। इसके समय जो है 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। 1946 में नौसेना विद्रोह होता है। किसके समय? तो लॉर्ड बेबर के कार्यकाल के समय, ठीक है। और लॉर्ड बेबर का कार्यकाल जो रहता है 1944 से 1947 तक लॉर्ड बेबर
बेबल का कार्यकाल रहता है। ओके, आगे आगे देखते हैं। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस मनाया था। विधानसभा का जो गठन होता है इसी के समय होता है। किसके समय होता है? बेबल के समय ही जो है, लॉर्ड बेबल के समय ही जो है 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन होता है। ओके, 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन होता है, ये बात याद रखिएगा। और पहली बैठक जो होता है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को पहली बैठक होता है, जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। वो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। ओके, उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया जाता है संविधान सभा के गठन होने के बाद। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे उसके बाद आता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का जो कार्यकाल रहता है वह रहता है 1947 से 1948 तक जो है लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल रहता है। ओके, ये जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करते हैं। ओके, उसके बाद जो है स्वतंत्र भारत का जो गवर्नर जनरल बनाया जाता है, स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जो बनाया जाता है वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को बनाया जाता है। ओके, जिसका कार्यकाल कितना रहता है? 1948 से 1950 तक रहता है। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्पीड खींचने का प्रयास करते हैं ताकि जल्द से जल्द जो है आपका टॉपिक खत्म हो जाए। ओके, और अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट क्यों नहीं करते हैं? कमेंट करिए, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए या फिर ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो आप लोग बोलिए, आप लोग का अधिकार है। आप लोग जो है मुझे टाइम देते हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोग का अधिकार है। कुछ बोल भी देंगे आप तो आप लोग का जो है हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे, ठीक है। आप लोग का अधिकार है, आप लोग जो है इस पर अमल करिए। और कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।